Very good morning, students. This is Jyoti Tamrakar, and today we are going to read lesson 20 of your textbook, that is Teaching in the Tolstoy form. Okay, so this form of writing is written by Gandhiji, right? His full name is Mohandas Karamchand Gandhi, and I don't think Gandhiji needs any introduction, right? गांधी जी वो पर्सन है जिनके बारे में हम सभी को बहुत अच्छे से पता है, दैट व्हेन ही वाज बोर्न, okay, and where he worked, where he got his schooling. But again, we have to recall that. So Gandhi ji's full name is Mohandas Karamchand Gandhi. He was born on 2nd October 1869 इन पोरबंदर, कटियाबाड़, गुजरात, और वहीं उनका राजकोट में स्कूलिंग हुआ है प्राइमरीली. देन आफ्टर मैट्रिकुलेशन इन 1887 वो इंग्लैंड गए फॉर स्टडीइंग लॉ. ओके, और वैसे गांधी जी बेसिकली एक राइटर नहीं थे, लेकिन राइटिंग वाज वेरी नेचुरल विद हिम, क्योंकि उनको जो भी इंफॉर्मेशन या भी जो भी अपने थॉट्स कम्युनिकेट करने होते थे मासेस के साथ में, सो नेचुरली राइटिंग जो थी वो उनके लिए एक वेरी नेसेसरी पार्ट बन गया. ठीक है, तो जो क्वालिटीज़ हम गांधी जी की राइटिंग में देखते हैं, दैट इज़ सिंप्लिसिटी, इकोनॉमी, फ्रैंकनेस, ट्रुथफुलनेस, राइट, and these characteristics establish him as a prose writer of destination, right. यानी उनको एक डिस्टिंग्विश प्रोज राइटर हम मान सकते हैं, बिकॉज उन्होंने जो है इंटेंशनली एज अ राइटर नहीं लिखा है, बट नेचुरली उन्होंने अपने थॉट्स को कन्वे करने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन को मासेस को बताने के लिए जो कुछ भी लिखा है, इट हैज़ टर्न इनटू अ प्रेसियस राइटिंग, राइट. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया. तो इंडियन लिटरेचर में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है. ओके, सो ये जो शॉर्ट ऐसे हम पढ़ने वाले हैं, टीचिंग इन द टॉल्स्टॉय फॉर्म, ये रिकॉर्ड है उनकी यूनिक एक्सपीरियंस का. ओके, जो कि उन्हें टॉल्स्टॉय फॉर्म साउथ अफ्रीका में उन्होंने गेन किया था. ओके, क्योंकि वहाँ पे कई सारे बॉयज़ थे, गर्ल्स थे जो कि फॉर्म में रहते थे. ठीक है, और ये जो बॉयज़ एंड गर्ल्स थे वो अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते थे. सम ऑफ देम वर हिंदूज, दैन मुस्लिम्स थे, पारसीज थे, क्रिश्चियंस थे. ओके, और गांधी जी और उनके टू कलीग मिस्टर कैलनबैक और श्रीमती प्रागजी देसाई, इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इन बच्चों को फार्म पर ही जो है वो एजुकेट करेंगे, क्योंकि इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर दैम कि वो बाहर से टीचर्स लाएं, लेकिन मनी माइंडेड इकोनॉमिक काफ़ी थे गांधी जी. ओके, सो वी आर गोइंग टू सी कि कैसे उन्होंने क्या क्या डिसाइड किया एंड हाउ दे taught the children without any textbook. Okay, so let's start our chapter. As the farm grew, it was found necessary to make some provision for the education of its boys and girls. There were among these Hindu, Muslim, Parsi, Christian boys and some Hindu girls. It was not possible, and I didn't think it was necessary to engage a special teacher for them. It was not possible, for qualified Indian teachers were scarce, and even when available, none would be ready to go to a place 21 miles distant from Johannesburg on a small salary. Also, we were certainly not overflowing with money, and I did not think it necessary to import teachers from outside the farm. Okay, so जैसे ही फार्म जो है वो बड़ा होना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर गैदर होना शुरू हुए, तो ये ज़रूरी था कि वहाँ पर रहने वाले बच्चों की एजुकेशन के लिए कोई प्रोविज़न किया जाए, राइट. क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे थे उनमें वेरियस रिलीजन के बच्चे थे, कुछ हिंदू थे, मुस्लिम थे, पारसी थे, कुछ हिंदू गर्ल्स थी. तो गांधी जी सेज कि ना तो ये पॉसिबल था और ना ही मैं चाहता था कि कहीं बाहर से टीचर्स को बुलाया जाए. पॉसिबल क्यों नहीं था? क्योंकि एक तो क्वालिफाइड इंडियन टीचर्स मिलना मुश्किल था, दूसरा अगर मिल भी जाते तो जहाँ पर ये रह रहे थे यानी टॉल्स्टॉय फार्म में, वो 21 माइल्स दूर था जोहानिसबर्ग से.
तो कोई भी एक छोटी सी सैलरी पर वहाँ पर काम करने के लिए एग्री नहीं करता। ठीक है, इसके बाद उनका मानना था कि इतना ओवरफ्लो विद मनी तो नहीं थे हम वहाँ पर। ओके, और उसके अलावा गांधी जी का खुद भी मानना था कि बाहर से टीचर बुलाए जाएं फॉर्म की, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। I did not believe in the existing system of education and I had a mind to find out by experience and experiment the true system. गांधी जी जो है उनका एग्जिस्टिंग जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, यानी उस टाइम जो एजुकेशन का सिस्टम था वहाँ पर, वो उन्हें एक भी क्या था, नॉट सेटिस्फाइंग, अनसेटिस्फाइंग था उनके लिए। एक भी बिलीव नहीं कर सकते थे वो उसमें, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद ये ट्रू एजुकेशन सिस्टम नहीं है। ओके, सो ही थॉट कि मैं एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट से एक ट्रू सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो लेकर के आने वाला हूँ। ओनली दिस मच आई न्यू दैट under ideal conditions true education could be imparted only by the parents, and that then there should be minimum of outside help. That Tolstoy farm was a family in which I occupied the place of the father, and that I should so far as possible shoulder the responsibility of the training of the youngs. Okay, तो जितना कुछ इनको पता था वो सिर्फ ये था कि अगर आइडियल कंडीशंस मिलती हैं तो ट्रू एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स दे सकते हैं। ओके, और बाहर से कम मिनिमम हेल्प की ही ज़रूरत होती है, राइट। और जैसे कि टॉल्स्टॉय फार्म जो था एक फैमिली था जहाँ पर गांधी जी फादर के प्लेस पर थे, यानी मेन या हेड थे, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो बच्चों को एडुकेट करें, राइट। तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली भी। द कंसेप्शंस नो डाउट वॉज नॉट विदाउट फ्लॉज. All the young people had not been with me since their childhood. They had been brought up in different conditions and environments, and they did not belong to the same religion. How could I do full justice to the young people thus circumstanced, even if I assumed the place of pater families? So उन्होंने कहा ये जो कॉन्सेप्शन उन्होंने निकाला था कि मैं यहीं पे पढ़ाऊँगा बच्चों को, बाहर से कोई हेल्प नहीं, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ फ्लॉज, कुछ तो भी कमियां निकलने वाली थी। ठीक है, तो फर्स्ट वन तो ये था कि सारे के सारे बच्चे बहुत ही छोटे से, अभी वो बच्चे थे लेकिन वो शुरुआत से गांधी जी के साथ में नहीं रह रहे थे, वो अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग एनवायरनमेंट में बड़े हुए थे। ओके, इसके अलावा उनका रिलीजन भी डिफरेंट था। ठीक है, तो गांधी जी वॉज क्वाइट कन्फ्यूज कि मैं इन सारे बच्चों के साथ में जस्टिस कैसे कर पाऊँगा। ठीक है, हालांकि मैंने कह तो दिया है कि मैं एज अ फादर उनकी एजुकेशन जो है वो देखूँगा, लेकिन इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट. But I had always given the first place to the culture of the heart or the building of the character. And as I felt confident that moral training could be given to all alike, no matter how different their age is and their upbringing, I decided to live among them all the 24 hours of the day as their father. So, इन्होंने सबसे पहले जो प्लेस दिया है वो किसको है? कल्चर ऑफ द हार्ट, या हम कह सकते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग को। इन्हें मालूम था कि मोरल ट्रेनिंग जो है वो सभी को एक साथ एक जैसी दी जा सकती है, चाहे उनका एज में कितना भी डिफरेंट हो, चाहे उनकी अपब्रिंगिंग कहीं अलग अलग प्लेसेस पर हुई हो। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 24 आवर्स उन बच्चों के साथ एज देयर फादर, ठीक है, रहूँगा, यानी पूरे टाइम बच्चों के साथ वो रहने वाले थे। I regarded character building as the proper foundation for their education. If the foundation firmly laid, I was sure that the children could learn all the other things themselves or with the assistance of friends. So यहाँ गांधी जी का मानना था कि कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो प्रॉपर फाउंडेशन है एजुकेशन की। ठीक है, सो अगर फाउंडेशन फर्म है, स्ट्रॉन्ग है, तो चिल्ड्रन आगे जा कर के अपने से ही सीख लेंगे। ओके, और क्या तो वो अपने से सीखेंगे या अपने फ्रेंड्स के असिस्टेंस उनके साथ में रह कर के सीख लेंगे।
सो रिमेंबर दैट कि ये जो है वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ओके, सेम आइडिया हम हायर एजुकेशन पर नहीं यूज़ कर सकते हैं, है ना। सो कैरेक्टर बिल्डिंग है, हालांकि कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो क्या है, फाउंडेशन है आपकी लाइफ की, ठीक है। और वो एजुकेशन की फाउंडेशन भी गांधी जी उसको मानते हैं। सो उनका मानना है कि हम कैरेक्टर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे तो लर्निंग जो है वो ऑटोमेटिकली आएगी। बट आई फुल्ली अप्रिशिएट द नेसेसिटी ऑफ लिटरेरी ट्रेनिंग इन एडिशन। बट कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि लिटरेरी ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरी थी, ठीक है। शब्द ज्ञान, पढ़ने लिखने का ज्ञान जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सिर्फ कैरेक्टर बिल्डिंग वुड नॉट वर्क। आई स्टार्टेड सम क्लासेस विद द हेल्प ऑफ मिस्टर कैलेनबैक एंड मिस श्रीमती प्रागजी देसाई। सो उनके दो कलीग्स मिस्टर कैलेनबैक एंड श्रीमती प्रागजी देसाई जो है, इन दोनों के साथ मिलकर के गांधी जी ने कुछ क्लासेस चलाना स्टार्ट की। नॉर डिड आई अंडररेट द बिल्डिंग ऑफ द बॉडी। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग से मतलब साउंड फिजिक की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी गांधी जी ने जो है वो ध्यान दिया, उन्होंने उसे छोड़ा नहीं था। दिस दे गॉट इन द कर्स ऑफ देयर डेली रूटीन। और कैरेक्टर बिल्डिंग तो उनको सिखाया जा रहा था, और बॉडी बिल्डिंग से मतलब उनका जो फिजिक या शारीरिक वृद्धि, राइट, उसके लिए जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो उनके डेली रूटीन से ही उनको मिल जाती थी। ओके, फॉर देयर वर नो सर्वेंट्स ऑन द फार्म एंड ऑल द वर्क फ्रॉम द कुकिंग डाउन टू स्कैवेंसिंग डन बाय द इनमेट्स। क्योंकि फार्म पर कोई भी सर्वेंट्स नहीं थे, तो जो भी काम है, चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे वो डस्टिंग का हो, या कोई भी काम हो, सारा का सारा काम वहाँ पर रहने वाले लोगों को ही करना होता था। There were many fruit trees to be looked after and enough gardening to be done as well. Mr. Callenbeck was fond of gardening and had gained some experience of this work in one of the governmental model garden. It was obligatory on all, young and old, who were not engaged in the kitchen to give some time to gardening. Okay, तो वहाँ पे गार्डन जो था काफ़ी बड़ा था, कई सारे फ्रूट ट्रीज थे जिनको देखभाल की ज़रूरत होती थी। ओके, और इसके अलावा मिस्टर कैलेनबैक जो थे उनको गार्डनिंग में इंटरेस्ट भी था, और साथ ही साथ उन्हें एक्सपीरियंस भी था गवर्नमेंट मॉडल गार्डन में वर्क करने का। तो ये सबके लिए ऑब्लिगेटरी था, ज़रूरी था, चाहे वो यंग हो या ओल्ड। अगर आप किचन में वर्क नहीं कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए आपको गार्डनिंग में देना होगा, कुछ टाइम वहाँ पर जाकर के वर्क करना होगा। ओके, the children had the lion's share of this work, which include digging pits, felling timber and lifting loads. और यहाँ पर बच्चे जो थे उनका lion's share था। lion's share मीन्स सबसे ज़्यादा पार्टीशन, ठीक है। तो अब सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन, ओके, तो सबसे ज़्यादा पार्ट किसका था, बच्चों का। तो बच्चे पिट्स को डिग करना है, यानी गड्ढे खोदने का काम है, या फिर टिम्बर फैल करने का, गिराने का काम है, या लिफ्ट ऑफ लोड्स के लोड उठाने का। तो सारा का सारा काम, लकड़ियों को काटने का, उनको उठा करके ले जाने का, गड्ढों का खोदना, तो ये सब क्या करता था, उन्हें काफ़ी एक्सरसाइज देता था, राइट। दिस गिव देम एम्पल एक्सरसाइज। दे टुक डिलाइट इन द वर्क एंड सो दे डिड नॉट जनरली नीड एनी अदर एक्सरसाइजेस और गेम्स। तो क्योंकि वो इस काम को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में बहुत ही डिलाइटफुली करते थे, तो अलग से किसी एक्सरसाइज की उनको या किसी गेम की ज़रूरत ही नहीं होती थी। Of course, some of them and sometimes all of them malingered and shrieked. Sometimes I connived at their pranks, but often I was strict with them. I dare say they did not like the strictness, but I do not recollect their having resisted it. So कभी कभी बच्चे जो हैं वो क्या करते थे, हालांकि उनको मज़ा बहुत आता था इसमें, लेकिन समटाइम्स उन्हें वर्क को अवॉइड करना जो है वो कभी कभी अच्छा लगता था, ठीक है।
बिकॉज चाइल्ड लाइक दोज थिंग्स, ठीक है, बदमाशी करना उन्हें अच्छा लगता था। तो हालांकि मज़ा आता था गार्डनिंग में, डिस्क पिट करने में, पर बच्चे जो है वो शो करते थे कि उन्हें आपका ऑर्डर जो है वो नहीं मानना है, अवॉइड करना है, ठीक है। तो गांधी जी कभी कभी उनके प्रैंक पे क्या होते थे, कनेप्ट, कनेप्ट का मतलब होता है टू प्लान सीक्रेटली, राइट। तो उनके प्लान, लेकिन कब ज़्यादातर गांधी जी उनके साथ स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करते थे। हालांकि वो जानते थे कि बच्चों को स्ट्रिक्टनेस एक भी पसंद नहीं है, लेकिन तब भी किसी बच्चे ने कभी रेजिस्ट नहीं किया, ठीक है। तो उनकी स्ट्रिक्टनेस जो है उसे वो एक्सेप्ट कर लेते थे। Whenever I was strict, I would, by argument, convince them that it was not right to play with one's work. The conviction would, however, be short lived. The next moment, they would again leave their work and go to play. तो बच्चे जो है काम करते करते बीच में क्या करते थे, खेलने लगते थे। एंड गांधी जी बीइंग स्ट्रिक्ट उन्हें समझाते थे, ठीक है, कि जब आप काम कर रहे हैं तो उसके बीच खेलना इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। आपने सुना होगा ना, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। लेकिन ये जो कन्विक्शन होता था वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होता था। फिर बच्चे जो होते हैं वो वैसे ही होते हैं, दे प्ले देन दे वर्क, और वर्क और प्ले को वो क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ओके। ऑल द सेम वी गॉट अलॉन्ग at any rate by built up fine physique. There were scarcely any illness on the farm, though it must be said that good air and water and regular hours of food were not a little responsible for this, ठीक है। हालांकि कुछ भी हो, बट उनका फिजिक जो है वो क्या हो रहा था, स्ट्रॉन्ग हो रहा था। एंड इसीलिए टॉल्स्टॉय फार्म में बहुत ही मुश्किल से कोई बीमार होता था। इसके अलावा ये भी है कि यहाँ पे गुड एयर, वाटर और रेगुलर, उसका एक पार्ट था, ठीक है, वो भी रिस्पॉन्सिबल था उसके लिए। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट ही टॉक्स अबाउट इज़ द वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल मीन्स व्यावसायिक। So a word about vocational training. It was my intention to teach every one of the youngsters some useful manual vocation. For this purpose, Mr. Kallenbach went to the Trappist monastery and returned having learnt shoemaking. तो गांधी जी का मानना था कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, कुछ व्यावसायिक शिक्षा जो है वो भी देना ज़रूरी है। तो ये चाहते थे कि कुछ मैनुअल वोकेशन जो है वो सिखाया जाए, ठीक है, कुछ ऐसा जो हाथ से बच्चे काम कर सके, जहाँ पर मशीन्स का यूज़ नहीं है। तो इसके लिए मिस्टर कैलेंबेक जो है वो ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री इज़ अ प्लेस जहाँ पर सेंट रहते हैं, मॉन्क रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने शू मेकिंग जो है वो सीखा, ओके। आई लर्न इट फ्रॉम हिम, और गांधी जी ने मिस्टर कैलेंबेक से सीखा। एंड टॉट द आर्ट टू सच एज वर रेडी टू टेक इट अप, और उसके बाद इन्होंने जो है वो बच्चों को सिखाया। Mr. Kallenbach had some experience of carpentry, and there was another inmate who knew it. इसके अलावा मिस्टर कैलेनबैक और एक और पर्सन कारपेंट्री जानते थे, यानी बढ़ई का काम जानते थे, लकड़ी के ऊपर वर्क करने का। तो कुछ क्लासेस जो हैं वो कारपेंट्री की भी होती थी, और कुकिंग ऑलमोस्ट सारे बच्चे जानते थे। ऑल दिस वॉज न्यू टू दैम, और ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग थी ये बच्चों के लिए नया था। They had never even dreamed that they would have to learn these things someday, for generally, the only training that the Indian children received in South Africa was in 3 hours. तो बच्चों ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में रहने वाले इंडियन चिल्ड्रन जो होते थे उनको 3 hours रीड, रिपीट और रिसाइट की ही ट्रेनिंग मिलती थी। On Tolstoy farm, we made it a rule that the youngsters should not be asked to do what the teachers did not do. इसके अलावा एक और रूल था टॉल्स्टॉय फार्म में कि जो टीचर नहीं कर रहा है वो बच्चों को करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। Therefore, when they were asked to do any work, there was always a teacher cooperating and actually working with them. Hence, whatever the youngster learnt, they learnt cheerfully. तो जब भी उनको कुछ काम दिया जाता था तो एक टीचर उनको कोऑपरेट, उनके साथ काम करने के लिए होता था,
उनको कोऑपरेट करने के लिए होता था। तो बच्चों ने जो भी किया, जो भी सीखते थे, वो बहुत ही चेयरफुली सीखते थे। लिटरेरी ट्रेनिंग हाउएवर was a more difficult matter. I had neither the resources nor the literary equipment necessary. तो सबसे डिफ़िकल्ट थिंग क्या थी? लिटरेरी ट्रेनिंग, राइट? क्योंकि ना तो इनके पास रिसोर्सेज थे और ना ही लिटरेरी इक्विपमेंट थे जिनकी ज़रूरत होती है किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए। एंड आई हैड नॉट द टाइम आई वुड हैव विस्ड टू डिवोट टू द सब्जेक्ट। इसके अलावा गांधी जी जो है, अगर वो कोई सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहे थे तो उससे पहले वो चाहते थे कि मैं खुद भी कुछ टाइम डिवोट करूं उस सब्जेक्ट पर। तो गांधी जी के पास टाइम भी नहीं होता था। द फिजिकल ट्रेन वर्क that I was doing used to leave me thoroughly exhausted at the end of the day, and I used to have the classes just when I was most in need of rest. Right? तो गांधी जी का जो दिन भर का वर्क होता था वो उन्हें काफ़ी थका देता था, एग्जॉस्ट कर देता था। एंड ये पढ़ाते कब थे? उस टाइम पर जबकि इन्हें रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि इट वॉज वन ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्क फॉर हिम। इंस्टेड देयरफॉर ऑफ माई बीइंग फ्रेश फॉर द क्लास आई कुड विद द ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टी कीप माई सेल्फ अवेक। और थकान की वजह से जब इन्हें बहुत ही फ्रेश होना चाहिए क्लास में, ठीक है, बच्चे तभी सीखते हैं जब उनका टीचर कैसा हो, एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो। तो उसकी जगह पे गांधी जी जो है बहुत ही मुश्किल से जाग करके अपने आप को रख पाते थे, क्योंकि वो काफ़ी जो है वो थके होते थे उस टाइम में। द मॉर्निंग हैड टू बी डिवोटेड टू वर्क ऑन द फार्म एंड डोमेस्टिक ड्यूटीज़ एंड सो द स्कूल आवर्स हैड टू बी केप्ट आफ्टर द मिड डे मील। फिर सुबह का तो काम उनके पास फिक्स्ड था कि कुछ फार्म के काम होते थे, कुछ डोमेस्टिक ड्यूटीज़ होती थी, उनको पूरा करें। तो मिड डे मील के बाद यानी दोपहर के खाने के बाद जो है वो क्लासेस लगाना शुरू किए गए। देयर वॉज नो अदर सुटेबल फॉर द स्कूल। वी गेव 3 periods एट द मोस्ट टू लिटरेरी ट्रेनिंग। इसके अलावा कोई और ज़्यादा सुटेबल टाइम इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था, और 3 periods जो है वो लिटरेरी ट्रेनिंग के लिए दिए गए। तमिल, हिंदी, गुजराती, उर्दू, ऑल वर टॉट। सारे के सारे लैंग्वेजेस 4 जो उन्होंने बताए हैं, हिंदी, तमिल, गुजराती और उर्दू के, वो पढ़ाए जाते थे। एंड ट्यूशन वॉज गिवन थ्रू द वर्नाकुलर्स ऑफ द बॉयज़। और जो भी एजुकेशन दी जाती थी उसकी तरफ, उसमें सोच या जो भी उसको देखने का नज़रिया होता था वो किस तरह का होता था? बच्चों की तरह से, ठीक है, नॉट एज अ टीचर, बल्कि एक बच्चे की तरह ही। क्या उनको डिफ़िकल्टी होती है, क्या उन्हें सीखना सही लगता है, कैसे अच्छा लगेगा, इसी दृष्टि से सब कुछ जो है वो देखा जाता था। इंग्लिश वॉज टॉट एज वेल। इंग्लिश भी पढ़ाया जाता था। इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी टू एक्वेंट द गुजराती हिंदू चिल्ड्रन with a little Sanskrit and to teach all the children elementary history, geography and arithmetic. तो गुजराती बच्चे जो थे उनको संस्कृत थोड़ा है, इसका भी ध्यान रखा गया था। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अर्थमेटिक, ये तीनों सब्जेक्ट्स भी, यानी कई सारी सब्जेक्ट जो हैं वो हमारे टॉल्स्टॉय फॉर्म में पढ़ाए जा रहे थे। आई हैड अंडरटेकन टू टीच तमिल एंड उर्दू। तो गांधी जी ने क्या किया कि तमिल एंड उर्दू पढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लिया। द लिटिल तमिल आई न्यू वॉज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द वॉयजेस एंड इन जेल। तो जितनी तमिल इन्हें आती थी वो कैसे आती थी? इनका जो जर्नी टू द साउथ थी, साउथ इंडिया, या फिर वो जेल में जब थे कुछ साउथ इंडियन के साथ में, तो उससे उन्होंने वो तमिल सीखी हुई थी। आई हैड नॉट गॉट बियॉन्ड पोप्स एक्सीलेंट तमिल हैंडबुक। और इन्होंने जो तमिल हैंडबुक, जैसे डिक्शनरी होती है इस तरह की एक बुक, उसके आगे तो इन्होंने तमिल को नहीं पढ़ा था। माई नॉलेज ऑफ द उर्दू स्क्रिप्ट वॉज ऑल दैट आई हैड एक्वायर्ड ऑन अ सिंगल वॉइस एंड माई नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज वॉज कन्फाइंड टू द फैमिलियर पर्सियन एंड अरबिक वर्ड्स दैट आई हैड लर्न फ्रॉम द कॉन्टेक्ट विद मुस्लिम फ्रेंड्स। तो उर्दू के बारे में उनको उतना ही पता था जितना एक इन्होंने एक सिंगल
वॉइस यानी जर्नी पर सीखा था। इसके अलावा पर्शियन और अरेबिक वर्ड्स जो ये जनरली बोलते थे अपने मुस्लिम फ्रेंड्स के साथ में, उतने तक ही कन्फाइंड था, उतना ही लिमिटेड था ये, ठीक है। यानी बहुत कुछ उर्दू, बहुत ज़्यादा तमिल इन्हें नहीं आता था। ऑफ संस्कृत आई न्यू नो मोर देन आई हैड लर्न एट द हाई स्कूल। संस्कृत भी उतनी ही आती थी जितना हाई स्कूल तक सीखा था। इवन माई गुजराती वॉज नो बेटर दैट विच वन एक्वायर एट द स्कूल। और गुजराती का भी यही हाल था, उतनी ही आती थी जितना इन्होंने स्कूल में सीखा हुआ था। सच वॉज द कैपिटल विद विच आई हैड टू कैरी ऑन। ये सारी की सारी वो कैपिटल थी, वो पूंजी थी जिसके साथ गांधी जी को आगे बढ़ना था। इन पॉवर्टी ऑफ लिटरेरी इक्विपमेंट माई कलीग्स वेंट ऑन वन बेटर देन आई। और लिटरेरी इक्विपमेंट तो कोई थे ही नहीं, ठीक है, फिर भी गांधी जी के कलीग्स जो है वो उनसे बेटर कर पा रहे थे। बट माई लव फॉर द लैंग्वेजेस ऑफ माई कंट्री, माई कॉन्फिडेंस इन द कैपेसिटी एज अ टीचर, एज ऑल्सो द इग्नोरेंस ऑफ माई पीपल, एंड मोर देन दैट देयर जेनरसिटी स्टूड मी इन गुड स्टेट। ओके, तो ये तो पता था इन्हें कि मैं बाकी सारे लोगों से कम हूँ, बट इनका जो लव फॉर द लैंग्वेज ऑफ देयर हिज कंट्री था, अपने देश की भाषाओं से उनका लव था। दूसरा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कि मैं एज अ टीचर बच्चों को कुछ सिखा पाऊँगा। थर्ड थिंग वॉज दैट कि बच्चों को कुछ आता नहीं था, ओके। और इसके साथ साथ बच्चे बहुत ही जेनरस थे। तो नाउ गांधी जी फेल्ट दैट कि मैं एक ठीक ठाक पोजीशन में हूँ, मैं उन्हें पढ़ा पाऊँगा। द तमिल बॉयज़ वर ऑल बॉर्न इन साउथ अफ्रीका। जो तमिल बच्चे थे वो सारे साउथ अफ्रीका में थे, बॉर्न। तो दे न्यू वेरी लिटिल तमिल, उनको तमिल बहुत कम आती थी। एंड डिड नॉट नो द स्क्रिप्ट एट ऑल, स्क्रिप्ट उनको आती ही नहीं थी। स्क्रिप्ट मीन्स लिखने का तरीका, ओके। सो आई हैड टू टीच दैम द स्क्रिप्ट एंड द रेडिमेंट्स ऑफ ग्रामर। तो उन्हें जो बताना था, एक तो स्क्रिप्ट थी, दूसरा ग्रामेटिकल थिंग्स यानी बेसिक स्किल्स रिगार्डिंग ग्रामर, वो बताने थे। दैट वॉज ईजी इनफ, जो कि गांधी जी को ईजी फील हो रहा था। माई पीपल्स न्यू दैट दे कुड एनी डे बीट मी इन तमिल कन्वर्सेशन, एंड व्हेन तमिलियंस नॉट नोइंग इंग्लिश केम टू सी मी, they became इंटरप्रेटर्स, राइट। तो इसके जो शिष्य थे, प्यूपल्स थे, वो जानते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो बच्चे गांधी जी को तमिल कन्वर्सेशन में हराने वाले हैं, ठीक है। और कभी अगर कोई तमिलियन आते हैं जिनको इंग्लिश आता है, हिंदी नहीं आता है, तो बच्चे क्या हो सकते थे, इंटरप्रेटर यानी ट्रांसलेटर बन सकते थे उनके लिए। आई गॉट along merrily because I never attempted to discuss my ignorance from my people. ये काफ़ी खुश थे, क्यों थे, क्योंकि इन्होंने कभी भी अपनी इग्नोरेंस को, अपने अज्ञान को बच्चों से सिखाया नहीं, बिकॉज ही वॉज ट्रू टू दैम कि उन्हें कितना आता है। एंड दैट्स वाई इन्हें किसी भी डिस्कस की, किसी भी चीज़ को छिपाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। In all respect, I showed myself to them exactly as I really was. Therefore, in spite of my colossal ignorance of the language, I never lost their love and respect. तो गांधी जी ने कभी बच्चों को वो दिखाने का शो नहीं किया जो भी वो नहीं है, मीन्स वो जो इन रियल फॉर्म जो थे वही वो बच्चों के साथ में भी थे, ओके। तो हालांकि गांधी जी का जो इग्नोरेंस था दैट वाज कॉलोसल ह्यूज, लेकिन उसके बाद भी बच्चों का लव और रिस्पेक्ट जो था कभी कम नहीं हुआ गांधी जी के लिए। इट वॉज कंपैरेटिवली ईजियर टू टीच द मुस्लिम बॉयज़ उर्दू। और तमिलियन के कंपैरिजन में मुस्लिम बॉय को उर्दू पढ़ाना ईजियर था। दे न्यू द स्क्रिप्ट, क्योंकि वो उनको अपना उर्दू राइटिंग जो है वो आती थी। आई हैड सिंपली टू स्टिमुलेट इन दैम एन इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड टू इम्प्रूव देयर हैंड राइटिंग। जो गांधी जी को करना था वो क्या था, उन्हें स्टिमुलेट करना, मोटिवेट करना, ताकि इनका इंटरेस्ट रीडिंग में बढ़े और राइटिंग को उनकी इम्प्रूव किया जा सके। दीज यंगस्टर वर फॉर द मोस्ट पार्ट अनलेटर्ड एंड अनस्कूल्ड, बट आई फाउंड इन द कर्स ऑफ माई वर्क दैट आई हैड वेरी लिटिल टू टीच दैम। तो ये जो बच्चे थे वो अनलेटर्ड थे, यानी काफ़ी कुछ उन्होंने पढ़ा नहीं था, और स्कूल भी वो
नहीं गए थे। लेकिन जैसे जैसे गांधी जी उनके साथ उनको पढ़ा रहे थे तो उन्हें फ़ील हो रहा था कि ज़्यादा मुझे कुछ करने का है नहीं यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही थोड़ा, बहुत कम पढ़ाने की ज़रूरत है। बियॉन्ड वीनिंग दैम फ्रॉम लेजीनेस एंड सुपरवाइजिंग देयर स्टडीज़, सिर्फ ज़रूरत थी कि वो जो लेजीनेस है उनके अंदर उसको ख़त्म किया जाए और वो जो पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ सुपरवाइज़ करूँ। उसके अलावा गांधी जी को वहाँ पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। एज आई वॉज कंटेन विद दिस आई कुड pull on with the boys of different ages and learning different subject in one and the same classroom। जो चीज़ उनको कंटेनमेंट दे रही थी वो क्या थी कि मैं बच्चों जो अलग अलग एज के हैं उनको मैं मोटिवेट कर पा रहा हूँ और उनको एक अलग अलग सब्जेक्ट एक ही क्लासरूम में पढ़ा पा रहा हूँ। ऑफ टेक्स्ट बुक्स अबाउट विच वी हेयर सो मच आई नेवर फेल्ट द वांट। और रही बात टेक्स्ट बुक की जिसके बारे में इतना सारा कहा जाता है, तो उनकी कभी गांधी जी को नीड फील हुई ही नहीं। आई डू नॉट इवन रिमेंबर हैविंग मेड मच यूज़ ऑफ बुक्स दैट वर अवेलेबल। यहाँ तक कि जो बुक अवेलेबल थी उनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ा। आई डिड नॉट फाइंड इट एट ऑल नेसेसरी टू लोड द बॉयज़ विथ क्वान्टिटीज़ ऑफ बुक्स। और इन्हें जो है ही नेवर फेल्ट दैट कि बच्चों को बहुत सारी बुक्स जो हैं वो दे दी जाए। आई रिमेंबर वेरी लिटिल दैट माई टीचर्स टॉट मी फ्रॉम बुक्स बट आई हैव इवन नाउ अ क्लियर रिकलेक्शन ऑफ द थिंग्स दे टॉट मी इंडिपेंडेंटली ऑफ बुक्स। यहाँ तक कि इन्हें अपने बचपन का भी याद है कि कभी इन्होंने किसी टीचर को देखा नहीं कि बुक जो है वो उसको बार बार लेकर के वो पढ़ा रहे हों, राइट। तो उसके बाद भी उन्हें जो भी पढ़ाया गया है उनके टीचर्स के द्वारा बचपन में, तो वो सब कुछ याद है, राइट। तो इट मीन्स कि बुक्स जो थी टेक्स्ट बुक दोज वर नॉट वेरी नेसेसरी। ओके, चिल्ड्रन टेक इन मच मोर एंड विथ लेस लेबर थ्रू देयर ईयर्स दैन थ्रू देयर आइज़। सो गांधी जी का मानना है कि बच्चे जो हैं वो देख कर के ज़्यादा सीखते हैं, सुन कर के ज़्यादा सीखते हैं देखने की अपेक्षा। सो ही विस्ड कि मैं उनको बता रहा हूँ दैट इज़ सफिशेंट, वो बुक से रीड करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, सॉरी, आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग रीड एनी बुक फ्रॉम कवर टू कवर विद माई बॉयज़। और जो भी इनके पास बुक थी उनमें से किसी को कवर टू कवर यानी फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज इन्होंने पढ़ाया हो, इन्हें याद नहीं है ऐसा कुछ। But I gave them in my own language all that I have digested from my reading of various books. But इन्होंने अपनी लैंग्वेज में बच्चों को वो चीज़ बताई जो इन्होंने वेरियस बुक्स को पढ़ने के बाद में उसका सार निकाला या जो भी उससे सीखा था। I dare say that they are still carrying the recollection of it in their mind. और इनको बिल्कुल श्योर है कि अभी भी बच्चों के माइंड में वो चीज़ होगी जो गांधी जी ने पढ़ाई हुई है। आई वॉज लेबरियस फॉर दैम टू रिमेंबर वॉट दे लर्न फ्रॉम बुक्स बट वॉट आई इम्पार्टेड टू दैम बाय वर्ड्स ऑफ माउथ दे कुड रिपीट विद द ग्रेटेस्ट ईज। तो जब ये बुक पढ़ा रहे थे तब तो ये लेबरियस थे ही, हार्ड वर्क कर ही रहे थे, लेकिन ज़्यादा जो ज्ञान इनको लगता है बच्चों को दे पाए हैं वो सिर्फ अपनी प्रीचिंग से यानी बोल करके उनको दे पाए हैं, ठीक है। और जो कुछ इन्होंने उन्हें बताया है बच्चे उसे बहुत ही ईजीली रिपीट कर पाते थे, ठीक है। दैट्स वाई गांधी जी बिलीव दैट कि बच्चों को बुक्स से पढ़ाने से बेटर है कि उन्हें हम सुना करके या लेक्चर दे करके पढ़ाएं, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। रीडिंग वॉज अ टास्क फॉर दैम बट लिसनिंग टू मी वॉज अ pleasure. But I did not bore them by failure to make my subject interesting. Okay, तो बच्चों के लिए एक टास्क था रीडिंग करना क्योंकि वो ज़रूरी है, लेकिन लिसनिंग यानी सुनना जो था वो गांधी जी के लिए एक प्लेजर रहा है हमेशा। और गांधी जी ने कभी भी उनको बोर नहीं किया, बल्कि हमेशा वो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाए रखने में सक्सेसफुल हुए। एंड फ्रॉम द क्वेश्चन दैट माई talk prompted them to put, I had a measure of their power of understanding। और जो भी इनके बीच में बातचीत
उससे गांधी जी को पता था कि वो बच्चे जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी अच्छी है, राइट। सो गांधी जी जो है एक्चुअली टॉक्स ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन, जहाँ पर उनका मानना है कि बुक्स बच्चों को देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम बिना बुक भी बच्चों को सिर्फ बोल करके कुछ एक्सपीरियंस करवा करके, कुछ एक्टिविटीज़ करा के उनको अगर सिखा रहे हैं तो वो बच्चों के माइंड में ज़्यादा देर तक रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, बट रिमेंबर दैट कि ये हायर एजुकेशन के लिए नहीं है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक की भी ज़रूरत होगी और आपको लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्हें बार बार स्टडी करने की भी ज़रूरत होती है, राइट। तो गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग है दैट इज़ गुड फॉर द एजुकेशन, बट एजुकेशन को चेंज करने के जो फॉर्मूले उन्होंने बताए हैं दैट शुड बी अडॉप्टेड, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. Have a nice day. Goodbye for today.